हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद नाइट में उन दोनों क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं, देन आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए, जहाँ तक संडे की बात है, ठीक है, तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूएशन के लिए। कहाँ पे करेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो इस चैनल पे आप सबमिट कर सकते हैं एंड इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की, जहां पे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन हमने लिए हैं GS3 से। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो भी इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा एंड हमेशा की तरह सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। ठीक है, 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। एंड टॉपिक क्या है? ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए, ह्यूमन कैपिटल के नाम से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आता है ना, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स पे आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना होगा। वो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, क्या रैंकिंग है इंडिया की, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जो मानव पूंजी है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। ठीक है, एंड इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है एक कंट्री के, ठीक है, एक देश के आर्थिक विकास में, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि रोल क्या रहेगा। फिर क्या पूछा गया है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर करनी है इंडिया में, ठीक है, तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अवसर अवेलेबल हैं, ये आपको बताने होंगे। तो अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा। फिर साफ साफ पूछा गया है कि रोल क्या है, तो रोल बता दो। क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये बता दो। क्या अवसर अवेलेबल हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, वो आपको बताना होगा। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो पूछे गए हैं। एंड देखिए, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, और इसी से ना आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो देखिए, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखिए, जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं नॉलेज की, स्किल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, कैपेबिलिटी की बात करते हैं। एंड ये जो चीज़ें होती हैं, नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, ये सब इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में इनको अक्यूमुलेट करता है। ठीक है, और इनकी वजह से वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल है वो रियलाइज़ कर सकता है। अब देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है, उसमें अच्छी खासी स्किल सेट उसके पास है, एजुकेटेड है, तो वो अच्छे से इनकम अर्न कर सकता है। ठीक है, तो उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो रियलाइज़ कर सकता है। तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है और ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन।
मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा, आपको नॉलेज की बात करनी है, आपको स्किल की बात करनी है, आपको हेल्थ की बात करनी है, ठीक है। तो जब भी बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इन्हीं डायमेंशन को अगर आप एड्रेस कर देंगे ना, किस तरह से नॉलेज गेन के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, स्किल में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, ठीक है। तो इनको आपको लिखना होगा अपॉर्चुनिटी में भी और चैलेंजेस में भी। अब देखिए यहाँ पे OECD की भी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको याद कर लें, ठीक है। मीनिंग सेम ही है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, तो मीनिंग सेम है। बट क्या होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखें तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, ठीक है। मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, दूसरे के कंपैरिजन में आपको एक एज मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, रोल, और वो भी किस चीज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आपको हर कोई पॉइंट नहीं लिखना होगा, आपको केवल वही पॉइंट लिखने होंगे जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी है, ठीक है, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, अच्छी खासी एजुकेशन उसके पास है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना। एक होता है अनस्किल्ड काम होता है, एक स्किल्ड वर्क होता है, तो जो स्किल्ड वर्क होगा उसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा ही होती है। देन अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड वन इज पॉजिटिव आउटलुक टू सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें स्किल भी है, नॉलेज वगैरह सब उनके पास है, हेल्दी भी हैं। तो देखिए जो रिग्रेसिव थिंकिंग होती है ना सोसाइटी में, तो वो कम होने लग जाती है और जो प्रोग्रेसिव आउटलुक है वो आने लगता है। जैसे कि देखिए अक्सर हम ये इशू देखते हैं कि जेंडर इशू हमेशा रहता है जो एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इस तरह की जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस होती हैं ये कम होने लगती हैं अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप एजुकेटेड हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया इसके बाद कि क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए चैलेंजेस वही होंगे जो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल वाला जो फील्ड है उनमें जो चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, वही सब चैलेंजेस आपको यहाँ पे लिखने होंगे। और सबसे पहला चैलेंज तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग लिखते ही हैं कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो एक्सपेंडिचर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा और मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देखिए सब लोगों को आप एक जैसे रिसोर्सेज आप उनको अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये एक इशू रहेगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट आपके सामने है कि हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। देखिए अगर लोग पुअर होंगे तो गरीब लोग किस तरह से एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं, किस तरह से हेल्दी रहेंगे, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट होगा, तो ये अपने आप में एक इश्यू होता है। तो पॉवर्टी अपने आप में एक इश्यू है। देन इंक्रीजिंग जेंडर गैप। देखिए जो मेल हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जबकि जो फीमेल हैं उनके लिए काफ़ी कम है अगर हम कंपेयर करें। काफ़ी सारे कारण हैं जैसे कि पैट्रियार्ची वगैरह हो जाएगा, जेंडर गैप काफ़ी हमको देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है 50% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो किस तरह से उनको आप हेल्दी रख सकते हैं, एजुकेटेड रख सकते हैं, किस तरह से उनकी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ये एक चैलेंज हमेशा बना रहता है। देन ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारे यहाँ काफ़ी कम होता है और इसमें क्या होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, देन हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 2020, कौन इसको रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड फ्रेंड्स देखिए इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जो सोशल इश्यूज़ का जो हमने करंट अफेयर का मैराथन सेशन लिया था ना, तो उसमें काफ़ी डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो देखिए इसमें इंडिया की रैंक क्या है, अगर आप इसको लिख देते हैं तो मज़ा आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में लिखा है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो उनको
वेरी गुड, ठीक है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इंडिया की रैंक क्या है? 116, ठीक है। अब बताइए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है? तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में, और मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि टोटल 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। तो अब ये आपको मुझे बताना होगा चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको 2 चीज़ें मुझे और बतानी होंगी। नंबर 1 कि स्टंटिंग क्या होती है, और नंबर 2 वेस्टिंग क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको मुझे बताना होगा। तो ये समझ लीजिए कि आपका होमवर्क टाइप है, चैट बॉक्स में या फिर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो देखिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला तो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए आपको यहाँ पे डाटा बताना होगा, और ये डाटा क्या है कि देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 35 ईयर्स से कम की है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मीन्स जो 15 टू 64 ईयर्स के जो लोग हैं वो कितने हैं, 25% से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी है हमारे पास, और अगर उसको हम सही से एजुकेट नहीं करेंगे, सही से हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़, स्किल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं देंगे, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है। और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास? देखिए सर्विस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आईटी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। देन ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ की जा रही है, ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल लीगल राइट्स। देखिए जो बैकवर्ड पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी सारे राइट्स वगैरह दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो उनको हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके, तो वो सब भी एक अच्छी पहल है हमारे यहाँ पे। देन आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि स्वयं वगैरह हो गया, ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है इस डायरेक्शन में काम कर रही है। आप यहाँ पे नीति आयोग का जो 7 है उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और इसके बाद आपको कंक्लूड कर देना होगा। देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, आप क्या करो, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है इस सेक्टर की उनको लिख दो, जैसे कि NIRF वगैरह हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ग्रेडिंग ऑफ ये ITI है, ठीक है, ITI, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एंड ये क्वेश्चन है ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखिए ये हमेशा ही न्यूज़ में होता है, कभी ये बढ़ जाती हैं कभी कम हो जाती हैं, ठीक है। तो अक्सर जब बढ़ती हैं तब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने भी है, और क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू हायर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आज से 5 से 6 महीने पहले ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक था। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। अब देखिए सबसे पहले इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। देखिए 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है, मतलब काफ़ी शॉर्ट में आपको इसको लिखना होगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर आपको बताना होगा कि जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे किस तरह से इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होती है। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे पूछा गया है कि जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ग्लोबल ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। देखिए जब ग्लोबल ऑयल प्राइस की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इंडियन इकोनॉमी उससे अफेक्टेड होती हैं। तो क्या आप मेजर्स यहाँ पे सजेस्ट करेंगे ताकि इंडिया को प्रोटेक्ट किया जा सके इस वॉलेटिलिटी से। तो ये आपको सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करना है,
ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करो, इम्पैक्ट बताओ, मेजर्स बताओ और कंक्लूड कर दो। तो ये 4 पार्ट हैं जो पूछे गए हैं, और वैसे भी 10 मार्कर है, तो 10 मार्कर में जनरली ज़्यादा पार्ट्स पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात है, तो देखिए इसकी प्राइस काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिमांड क्या है, सप्लाई कितनी हो रही है। अभी देखिए जो प्राइसेस बढ़ी थी उनके पीछे काफ़ी सारे कारण थे, जैसे कि वेनेजुएला में इशू चल रहा था, क्राइसिस हो रखा था। ईरान जो न्यूक्लियर डील थी उससे यूएसए का विड्रॉल हो गया था। तो ये सब चीज़ें थी जिससे ऑयल प्राइसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। इसके अलावा देखिए जो ओपेक मेंबर्स हैं, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये होते हैं ओपेक मेंबर्स। और देखिए इनके साथ क्या है, अगर ये ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, अगर कम प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये भी काफ़ी बार कार्टेलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखिए जहाँ तक इंडिया की बात है, तो देखिए इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारी जो ऑयल रिक्वायरमेंट है, क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है, उसका 80% जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हम इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। इंपोर्ट हमें करना होता है, और इसीलिए जब प्राइसेस कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं तो उसका हम पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि 80% जो क्रूड ऑयल है ये हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशंस वगैरह बताने होंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है कि इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखिए इम्पैक्ट सब आपके सामने है और इनको गैस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं कि 80% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो देखिए जब आप इंपोर्ट करोगे तो उसको आपको पेमेंट तो करना ही होगा, फॉरेक्स में पेमेंट होगा। ठीक है, तो जब इंपोर्ट्स जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो इंपोर्ट्स की कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी, तो फिर जो आपके फॉरेक्स रिजर्व हैं उनमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है। तो ये पहला इंपैक्ट हो जाएगा। जब आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए, और क्योंकि एक्सपोर्ट इतने जल्दी से बढ़ते नहीं है इंडिया में, तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। देखिए क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है, डीजल पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिनसे हर चीज़ कनेक्टेड होती है। वेजिटेबल्स महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो चीज़ पहले 20 रुपीज़ में आपको मिलती थी, हो सकता है अब वो 25 में मिले, और इसीलिए देखिए इन्फ्लेशन हो जाएगा और जो परचेजिंग पावर होती है, ठीक है, वो आदमी की कम हो जाएगी। ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखिए जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह कम करने होंगे ताकि प्राइसेस थोड़ी उनको कम किया जा सके। तो फिस्कल प्रेशर रहेगा हमेशा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देन कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इससे अफेक्ट होगी। देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल इनकी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की तरह ये काम करता है। तो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। देन एक्सपोर्ट्स, देखिए इंडिया क्रूड ऑयल को तो इंपोर्ट करता है, लेकिन जो रिफाइंड होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारे एक्सपोर्ट है उनकी भी रेट, उनकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट पूछा गया है कि क्या हमको मेजर्स लेने चाहिए। तो देखिए इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है पहली बात, और दूसरी बात क्रूड ऑयल पे हम डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंस है इसको हमको कम करना होगा। अब देखिए इंपोर्ट किस तरह से कम करोगे, इंपोर्ट किस तरह से कम करोगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इंपोर्ट किस तरह से आपके कम होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप यूज़ करिए। ठीक है, तो उनमें तो आपको ऑयल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देन डिमांड को कम करिए, उसके भी यही सारे तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं।
देन क्रिएट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। देखिए ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में होता है। देखिए रिजर्व्स, कुछ क्वांटिटी आप पहले से रिजर्व कर लो ताकि अगर फ्यूचर में कोई एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स वगैरह होते हैं, डिसरप्शन होते हैं, तो हम पे उनका इम्पैक्ट ना हो। एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए जो फेज 1 था ना, उसमें हमने लगभग 5.33 मिलियन मैट्रिक टन के रिजर्व्स बना लिए हैं। फेज 2 जो कि प्लान्ड है, उसमें ये कितना हमको रिजर्व करना है, अराउंड 6.5 मिलियन मैट्रिक टन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और पर्पस क्या है कि जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको बूस्ट कर सकें। ठीक है, ये हो जाएगा। देन डाइवर्सिफाई इंडियाज एनर्जी बास्केट, इसको जो है डाइवर्सिफाई किया जाए। देखिए अभी हम डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल पे, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है उनको भी हमको शामिल करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। देन इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट। देखिए इंपोर्ट पे आपका इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप एक्सपोर्ट को तो प्रमोट कर सकते हो ना। और किस तरह से करोगे, जो हमारे इनिशिएटिव हैं जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, SEZ वगैरह हो गया, तो इनको हमको सही से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। देन लास्ट वन इज ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको आप लेके आइए GST के बीच में। और ये अभी क्योंकि है नहीं और काफ़ी ये एक इशू चलता होता है, ठीक है, कि इनको GST में शामिल करो ताकि जो टैक्सेस हैं वो इन पे कम लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट मेजर्स हैं जो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है कि रिडक्शन इन डिमांड। ठीक है, देखिए जो हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी है हमको उसको सही से यूज़ करना चाहिए। बायोफ्यूल्स का यूज़ करो, जो एथेनॉल है उसको मिक्स करना हमको प्रॉपरली हमको इसको करना होगा। ठीक है, जो कि अभी काफ़ी कम लेवल पे किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे था जो छूट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन में आप क्या लिखो, सिंपल सा कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि इंडिया को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे कि जो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएं और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको हमको प्रमोट करना होगा। ये काफ़ी सिंपल सा और सोबर सा एक कंक्लूजन है और बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करेगा। आप कुछ इनिशिएटिव भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसको वहाँ ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफ़ी तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और उस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम लर्नर्स की आंसर शीट्स को डिस्कस करते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल है। अब देखिए पहली जो मेरी एडवाइस होगी वो तो ये होगी कि आपकी हैंडराइटिंग आपको थोड़ी इम्प्रूव करनी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स आपने ऐसे लिखे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि देखिए ये जो वर्ड है ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, देखिए ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है। तो थोड़ा टाइम लगाओ लेकिन वर्ड्स ऐसे लिखो कि सामने वाले को समझ में आए। देखिए एग्जामिनर कितना दिमाग लगाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकता है लेकिन कितना देगा, वैसे उसको इतनी कॉपी चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये एफर्ट्स आपको करने होंगे। आप एग्जामिनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके बिहाफ पे वो एफर्ट लगाएगा। ये एफर्ट आपको लगाने होंगे, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो। अब देखिए शुरुआत आपने की है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। देखिए क्वेश्चन पूछा है ह्यूमन कैपिटल का, तो ह्यूमन कैपिटल को ही आपको एक्सप्लेन करना चाहिए ना। फॉर्मेशन का रोल तो बाद में है। तो आपने लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इवन दिस इज द मेन रीजन ऑफ अनडेवलपमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। देखिए मैंने तो काफ़ी टाइम दिया इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत सोचेगा कि सर आप तो कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप तो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो। तो मैंने काफ़ी टाइम दिया है इसको पहले। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है इस इंट्रोडक्शन का। आप सिंपली यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन कर दो जो आपने आगे किया है। ठीक है, और देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू, फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। एक्वायरिंग एंड पता नहीं आपने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। देखिए ये चीज़ सही नहीं है, आप ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे डिफाइन करो, वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है,
इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने बेसिकली ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू, फिर से आप वही बता रहे हो। तो देखिए, जो चीज आप एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर सकते थे उसके लिए आपने तीन तीन पैराग्राफ लगा दिए। देखिए 15 मार्कर है, आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक चीज़ को 3 बार लिख दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक पैराग्राफ लिख दो काफ़ी है, क्योंकि इतना स्पेस इतना टाइम होता नहीं है। और आपने क्या लिखा है, रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्ड पर्सन। देखिए ये तो इम्प्रॉपर डेफिनेशन हो गई ना, आपको हेल्थ की बात करनी है, नॉलेज एजुकेशन की आपको बात करनी है, आपने केवल एक डायमेंशन यहाँ पे बताई है। A skilled person can produce more skilled person. A doctor can produce more doctors, while a peon cannot produce more peons. अब देखो इसका क्या लॉजिक है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखने चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपने लिखा है कि मैनी इकोनॉमिस्ट कंसिडर नेचुरल रिसोर्सेज पेज एंड इम्पोर्टेंट। देखिए क्या मतलब इसका, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करो ना यार, जो चीज़ पूछी गई है उनको आपको एड्रेस करना चाहिए। काफ़ी कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखी है, तो ये सब न लिखो यार, इनका मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, अ डॉक्टर टीचर इंजीनियर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बाय मेकिंग पीपल एजुकेटेड। अब देखिए, अब रोल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको हेडिंग डालनी चाहिए कि भाई रोल क्या है, उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट में लिख देना चाहिए। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक या दो लाइन आपने यहाँ पे मिस कर दी हैं, जो आपने इमेज सबमिट की थी वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक या दो लाइंस की कमी है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप समझ तो गई हैं कि मैं क्या यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने रोल्स बताएं लेकिन सही से नहीं बताए हैं, पॉइंट वाइज होने चाहिए थे, ठीक है, तो वो एक कमी है। देन चैलेंजेस, अब देखो ये क्या लिखा है आपने, ये फोर्स्ड है कि फोकस्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय इंडिया इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइग्रेशन है, ये अच्छा पॉइंट आपने लिखा है। गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है प्राइमरी एजुकेशन पे देन सेकेंडरी पे। अब देखो इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो वो डाटा कुछ आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। नॉन मेंटेन ऑफ डिमांड सप्लाई, ठीक है। देन इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो देखो आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्या करो ना कि पॉइंट ज़्यादा लिखो, एक्सप्लेन कम करो, ठीक है। पॉइंट ज़्यादा लिखो, एक्सप्लेन कम करो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स कम लिखेंगे, कम डायमेंशन कवर करेंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। फिर अपॉर्चुनिटीज़, एवरेज एज इतनी है, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो, आईआईटी आईआईएम की बात कर रहे हो, एफडीआई की बात कर रहे हो। देन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अब देखो ये टर्म मैंने तो सुनी नहीं है, ठीक है, अगर ये सही है तो ठीक है, बट मुझे ऐसा पता नहीं है कि वोकलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन की आप बात कर सकते हो, वो फिर भी ठीक होता, तो इसको एक बार आप चेक करना, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द रियल। अब देखो ये क्या लिखा है आपने, काफ़ी मेहनत के बाद मुझे समझ में आया कि ये आपने असेट लिखा है, असेट। तो भाई इतनी मेहनत मत करवाओ यार, मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन जो रियल एग्जाम होगा वहाँ पे एग्जामिनर नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर वर्ड्स आपको लिखने चाहिए। फिर आपने क्या लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, कुछ कोटेशन आपने यहाँ पे लिखा है बट मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जो भी है इसका मतलब मुझे समझ में आया नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन को मैं यहाँ पे गाइड नहीं कर पा रहा हूं आपको कि किस तरह से आपने लिखा है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, पहली बात तो, ठीक है। तो देखो काफ़ी कुछ डायमेंशन आपने मिस की हैं, तो कंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, काफ़ी कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और देखिए कोशिश करिए कि हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखिए, और जब पार्ट्स ज़्यादा हो ना तब एक्सप्लेन कम किया करो, ठीक है। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब देखो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, पर्पज़ वो नहीं है। पर्पज़ क्या है, आप क्यों आंसर सबमिट कर रहे हो और मैं क्यों इवेल्युएट कर रहा हूं, ताकि इंप्रूवमेंट हो आपका, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताई हैं उनको आप फॉलो करो और डेफिनेटली आपके मार्क्स इससे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड ये वही ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस वाला है। शुरुआत की है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, 85% है, तो ये ठीक है। थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखो, है ना, 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन होना चाहिए अगर हम बात करते हैं 10 मार्कर की, और अगर 15 मार्कर है तो 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा सही है, थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखो, 2 से 3 लाइन में।
फिर आपने बताया कि इसके क्या इफेक्ट होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट ये सही है, इन्फ्लेशन भी सही है, एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट होगा ये भी सही है, देन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये कम हो जाएगी। तो देखो इसको थोड़ा आपकी हेडिंग सही होनी चाहिए, आप फिजिकल प्रेशर वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो हेडिंग थोड़ी आपको करेक्ट करनी होगी। फिर आपने बताया मेजर्स, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की आपने बात की है, ब्लेंडिंग की बात की है, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये अच्छा पॉइंट आपने लिखा है। तो पॉइंट्स हैं आपके पास, कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आपने काफ़ी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखे हैं। अब देखो ना, इतना सारा स्पेस आपने लगा दिया उसमें, तो क्या करते हैं ना, आप एक एरो डायग्राम बना दो कि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं और यहाँ पे लिख दो। इसमें क्या होगा ना कि एक तो आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा और स्पेस आपका बच जाएगा। और फिर आपने क्या लिखा है कि 10 फॉर लॉन्ग टर्म बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अबव स्टेटेड मेजर्स विल हेल्प इंडिया टू हैव सिक्योरिटी फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी। अब देखिए इसके जगह आप क्या कर सकते थे ना कि इनमें से कोई एक पॉलिसी आप यहाँ न लिख के इसको लिख देते यहाँ पे, ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन होता, ठीक है। तो ये एक सजेशन है, इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ओवरऑल कंटेंट आपके पास है, कुछ पॉइंट्स आपने छोड़ दिए वो आप ले सकते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बाकी आपने ठीक ठीक लिखा है, थोड़ा सा ना यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में कर सकते थे, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।